गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन अक्रॉस स्टेट्स। टॉपिक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट एनालिसिस जो है आरबीआई के स्टेट वाइज एक्सपोर्ट डेटा का, वो ये कह रहा है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड है कुछ ही स्टेट्स में। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो रॉबस्ट दिख रहे हैं नेशनल लेवल पर, लेकिन एक डिसएग्रीगेटेड व्यू दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सभी स्टेट्स में। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है वो लार्ज शेयर ऑफ इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स को जो है वो अकाउंट करती हैं। और ये जो पैटर्न है ये चैलेंज कर रहा है उस लॉन्ग हेल्ड अजम्पशन को कि एक्सपोर्ट एक्सपेंशन अगर होगी तो उससे ऑटोमेटिकली ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स हो जाएगा। तो इंडिया की एक्सपोर्ट ज्योग्राफी दिखा रही है कि 5 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जो कि 70% ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट बास्केट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 5 साल पहले इनका शेयर 65% था, अब बढ़कर 70% हो गया। तो मतलब कि ये कंसंट्रेशन बढ़ ही रही है बल्कि। तो ये ट्रेंड जो है कोर पेरिफेरी पैटर्न को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पर कोस्टल और इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट्स इंटीग्रेट होती हैं ज़्यादा डीपली इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स रादर देन जो नदर्न और ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स हैं। तो एक रीजनल इम्बैलेंस है रादर देन कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? पहला तो ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही हैं, तो एरा जो है लेबर इंटेंसिव लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग का वो कम होता जा रहा है। ग्लोबल मर्केंटाइज ट्रेड ग्रोथ जो है वो भी स्लो हो रहा है। और अब कैपिटल जो है वो जहाँ पर हाई इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पर ज़्यादा आ रही है रादर देन जस्ट चीप लेबर को वो फॉलो नहीं कर रही है। दूसरा है कि एक्सपोर्ट लीडिंग स्टेट्स जो हैं वो डेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को पोजेस करती हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, स्किल्ड लेबर, सप्लायर नेटवर्क्स, फाइनेंशियल डेप्थ। और फर्म्स जो है वो इन क्लस्टरिंग से ज़्यादा बेनिफिट होता है उनको, इसलिए वो लेस डेवलप्ड रीजन्स में जो है वो नहीं रेलोकेट हो रही हैं। जो हिंटरलैंड स्टेट्स हैं वो परसिस्टेंट डेफिसिट से सफ़र कर रही हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो इसलिए ग्लोबल वैल्यू चेंज वहाँ पर आती ही नहीं है। तो ये एनालिसिस ये भी दिखा रहा है कि इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है रादर देन लेबर एब्जॉर्बिंग। तो फिक्स कैपिटल पर वर्कर जो है वो भी शार्पली बढ़ रही है, जिसका मतलब है कैपिटल डीपनिंग हो रही है। और ये जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट लिंक है जहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते थे सरप्लस लेबर को फ्रॉम एग्रीकल्चर जो है वो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, वो भी इस अप्रोच को तोड़ रहा है। तो पीएलएफएस सर्वे भी दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो टोटल एम्प्लॉयमेंट में है वो स्टैग्नेट हो चुका है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट वैल्यूज़ रिकॉर्ड नंबर पर हैं। तो ये दिखा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं है ऐसा कुछ। तो मोस्ट न्यू एक्सपोर्ट लिंक्ड जॉब्स जो है वो कंसेंट्रेटेड हैं कैपिटल इंटेंसिव हब्स में ही। और वेज शेयर जो है नेट वैल्यू एडेड में वो भी डिक्लाइन हो रहा है। तो रीजनल इनइक्वालिटी जो है वो डीपन होती है फाइनेंशियल एसिमेट्रीज के भी। जैसे कि अगर हम देखें कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज जो एक्सपोर्ट लीडिंग स्टेट्स में है वो 90% से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि लोकल सेविंग्स जो है वो इंडस्ट्री में ही यूज़ हो रही है वहीं पर। लेकिन जो स्टेट्स लाइक बिहार है या फिर इवन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी एरिया जो है, वहाँ पर जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बिलो 50% है। मतलब कैपिटल जो है वहाँ से आउटफ्लो हो रही है डेवलप्ड रीजन्स की तरफ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं LVM-3M6। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने जो है LVM-3 रॉकेट के थ्रू जो है लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि 6100 kg की हैवीएस्ट सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट जो है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में 520 किलोमीटर्स पे प्लेस किया जाएगा। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स, ताकि 4G या 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा एक्सेस ग्लोबली हो सके। तो LVM-3 क्या है? एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो 640 टन इसका वेट है। और ये पीक है इंडिया के लॉन्च व्हीकल इंजीनियरिंग का। जो फर्स्ट स्टेज है वो 2S200 सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स हैं, जिसको जो कि मैसिव थ्रस्ट देते हैं लिफ्ट ऑफ के लिए। और फिर जो है लिक्विड स्टेज आ जाती है, जो कि सैटेलाइट की ट्रैजेक्टरी को शेप करने में हेल्पफुल रहती है। फिर थर्ड स्टेज आती है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज, जिसमें कि सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो बर्न होती है। और इसको लॉन्गर बर्न ड्यूरेशन मिलता है और प्रिसाइज ऑर्बिट इंसर्शन में ये हेल्प करता है। अब इसरो जो है अपग्रेड कर रही है LVM-3 को, ताकि
ह्यूमन रेटिंग रिक्वायरमेंट जो है गगनयान की वो मीट हो सकें, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसमें को भी हम पहुंचा सकें। अब इसरो जो है वो अपने क्रायोजेनिक अपर स्टेज को भी एनहेंस कर रहा है, जो कि 50% ऑफ वेलोसिटी देता है जियो सिंक्रोनस मिशंस के लिए। एजेंसी इवन ये भी कंसिडर कर रही है कि लिक्विड प्रोपेलेंट सेकंड स्टेज को एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन के साथ रिप्लेस कर दें, जिसमें कि कैरोसिन, रिफाइंड कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन हो, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो। अब LVM-3 जो है, या ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है, वो डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च है AST स्पेस मोबाइल की तरफ से। अब ये लॉन्च जो है इसरो को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो प्रूव कर सके कि वो हैवी लॉन्चेस भी लोअर कॉस्ट पे भेज सकता है। अब LVM-3 जो है वो अब बहुत ही वर्सटाइल प्रूव हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट डिप्लॉयमेंट्स के लिए भी, जबकि ओरिजिनली इसको तो जियो सिंक्रोनस मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब ये जो है थर्ड लो अर्थ ऑर्बिट का मिशन है फॉर दिस व्हीकल। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक AI एजेंट बनाया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ये AI एजेंट इंडिपेंडेंटली रन करता है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, एनालाइज करता है रिजल्ट्स को और डिसीजंस बनाता है, लेता है रियल टाइम में। इसको डेवलप किया गया है बाय IIT दिल्ली रिसर्चर्स। ये डायरेक्टली जो है वो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर लेता है, ऑपरेट कर पाएगा ये रियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, और ये नेसेसरी कोड भी लिखता है, ऑपरेट करता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट करता है डेटा, एनालाइज करता है रिजल्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आकाश NG मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है यूजर एवेल्युएशन ट्रायल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल। तो आकाश NG जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है DRDO और BDL ने मिलकर वल्नरेबल एरियाज और को एयर अटैक से बचाने के लिए। ये ओरिजिनल आकाश मिसाइल सिस्टम को सक्सीड करेगा। ये एंगेज कर पाएगा मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली विद रेंज ऑफ अप टू 30 किलोमीटर्स एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर्स। इसकी एबिलिटी होगी एंगेज करने की अप टू 10 टारगेट साइमल्टेनियसली। ये सिस्टम जो है डिप्लॉय हो सकेगा वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस में, इंक्लूडिंग मोबाइल एंड फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INSV कौंडिन्य। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी की जो है सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य जो है अंडरटेक करेगा अपना मेडन ओवरसीज वॉयाज। तो ये एक स्टिच शिप है, 5th सेंचुरी वेसल, जो कि अजंता की पेंटिंग्स में देखने को मिलता है, उससे इंस्पायर्ड है। लेजेंडरी मरीनर कौंडिन्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में एंशियंट टाइम्स में ट्रैवल किए थे। तो इसको ट्रेडिशनल स्टिचिंग टेक्निक से बनाया गया है इंस्टेड ऑफ मेटल नेल्स। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और होडी इनोवेशंस का। तो कौंडिन्य कौन थे? लेजेंडरी इंडियन मरीनर, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में अबाउट 2000 ईयर्स पहले सेल किए थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, उन्होंने शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप जो है वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी इश्यूज़ के लिए ऊपर लॉन्च किया है। ये एक 6 मंथ प्रोग्राम होगा जो सपोर्ट करेगा इमर्जिंग स्कॉलर्स को कि वो रिसर्च कर सके विमेन इश्यूज़ के ऊपर इंडिया में। तो विमेन की सेफ्टी और डिग्निटी जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट्स, एक्सेस टू जस्टिस, साइबर सेफ्टी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉश फ्रेमवर्क, ये सब रिसर्च एरियाज होंगे। 6 महीने की होगी ये, और इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है के इनिशिएटिव पर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को DRDO ने अप्रूवल दे दिया है कि वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस ले सकें DRDO के एंटिटीज से। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम में कंसनट्रेटेड एनर्जी यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी की, और ये हाई पावर्ड लेजर्स का यूज़ करते हुए डैमेज करता है टारगेट्स पर। तो ये डायरेक्टेड एनर्जी जो है वो हीट अप कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है टारगेट को। तो वीक स्पॉट्स ऑफ द एनिमी को टारगेट करती है। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करती है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है इसकी, और ये स्वॉर्म ड्रोन्स को खासकर टैकल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके कई तरह के मिलिट्री एप्लीकेशंस है, बट ज़्यादातर इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मिसाइल्स और स्मॉल व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is India's export concentration across states. This topic is important for your economy section. Recent analysis of RBI state-wise export data is showing that India's export growth is increasingly concentrated in a few states. Okay, so India's export numbers appear robust at the national level, but a disaggregated view reveals that export growth is not evenly distributed. And as per RBI handbook, a small group of states account for a disproportionately large share of India's total exports, and this pattern challenges the long held assumption that export expansion naturally leads to broad based industrialization and employment growth across regions. So, India's export geography is increasingly dominated by five states: Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, and Uttar Pradesh, which together contribute nearly 70% of the national export basket. Half a decade ago, their share was around 65%, indicating a steady rise in concentration. This trend reflects a core periphery pattern where coastal and industry advanced states integrate more deeply into the global supply chains. And uh, this also shows growing regional imbalance rather than convergence. So, what are the several structural factors which explain why exports are clustering instead of dispersing? First is that global trade conditions have changed. The era of labor intensive uh, low scale manufacturing is now narrowing. Global merchandise trade growth has slowed, and capital now seeks region with high economic complexity and not just cheap labor. So, second is that export leading states possess dense industrial ecosystems, logistics, skilled labor, supplier network, and financial depth, which reinforce agglomeration. Okay, firms benefit more from spatial clustering, and it makes it costly to relocate them to less developed regions. Third, hinterland states they suffer from persistent deficits in infrastructure, human capital, and institutional capacity. So, a key insight from the analysis is that India's export growth is increasingly capital intensive rather than labor absorbing, and fixed capital per worker has risen sharply, indicating capital deepening. This also breaks the traditional development link where exports absorb surplus labor from agriculture into manufacturing. Okay, so as per PLFS, also manufacturing share in total employment has stagnated about around 11.6 to 12%, which despite the record export values, so which suggests that there is a collapse in the employment elasticity of exports. Most new export linked jobs are concentrated in capital intensive hubs, and even wage share in net value added has also declined. Regional inequalities further deepened by financial asymmetries. Credit deposit ratios are showing that in export leading states, it often exceeds 90%, which means that local recycling of savings is going into industry. But in states like Bihar and even in areas of eastern Uttar Pradesh, these CD ratios are below 50%, which means that capital is outflowing to already developed regions. Okay. So the next topic is LVM3 M6. This topic is important for your science and tech section. So ISRO is set to launch the LVM3 rocket, uh, carrying its heaviest ever satellite, Bluebird Rock Block 2. This satellite will be placed in the low Earth orbit of about 520 kilometers, roughly 15 minutes after liftoff. So Bluebird Block 2 will be the largest commercial communication satellite deployed in low Earth orbit to date. This system will communicate directly with standard smartphones, enabling voice and video calls, messaging, streaming, and data access globally. So, what is LVM3? It's a three-stage launch vehicle weighing about 640 tons and standing 43.5 meter tall. And it has three stages. The first one is the two S200 solid propellant boosters, which give the massive thrust needed for a liftoff. After booster separation, the liquid stage takes over, which plays a crucial role in shaping the satellite's trajectory. And it reflects India's long standing expertise in liquid propulsion. Then we have this C25 cryogenic stage, which burns supercooled liquid oxygen and hydrogen. It gives longer burn duration and precise orbit insertion. ISRO is upgrading the LVM-3 to meet human rating requirements for Gaganyaan and also the proposed Bharatiya Antariksh Station. ISRO is enhancing the cryogenic upper stage, which provides nearly 50% of the velocity needed for geosynchronous missions. So the agency is also considering replacing the liquid propellant second stage with a semi-cryogenic engine using refined kerosene and liquid oxygen, which would lower costs and improve efficiency also.
So this Bluebird Block 2 mission is a dedicated commercial launch by the AST Space Mobile, and this is offering a chance to ISRO to prove that it can deliver heavy launches at lower cost. LVM-3 has now proven versatile in low Earth orbit deployments also, despite the fact that it was designed for geosynchronous missions. This is the third LEO mission for the vehicle. Okay. So the next topic is artificially intelligent lab assistant. This topic is important for your science and tech section. IIT Delhi researchers have developed an AI agent, ILA, that is artificially intelligent lab assistant, which can independently run complex scientific experiments, analyze the results, and make decisions in real time. It was developed by IIT Delhi researchers. It works directly with laboratory instruments, and it can operate real time scientific equipment. It writes the necessary codes, operates the scientific instrument, collects data, and analyzes the results on its own. Okay. So the next topic is Akash NG missile system. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully completed the user evaluation trials of the next generation Akash missile system recently. So it's a state-of-the-art surface-to-air missile defense system developed by DRDO and BDL. It is designed to protect vulnerable areas and points from air attacks. It succeeds the original Akash missile system. It is designed to engage multiple targets simultaneously with a range of up to 30 kilometers and an altitude of 18 kilometers. It has the ability to engage up to 10 targets simultaneously. This system can also be deployed in various configurations, including mobile and fixed installations. So the next topic is INSV Condinia. This topic is important for your security section. Indian Navy's pioneering stitching sailing vessel INSV Condinia will undertake her maiden overseas voyage. So this is a stitched ship which is inspired by a 5th century vessel shown in Ajanta cave paintings. It is named after the legendary mariner Condinia, who is believed to have sailed from India to Southeast Asia in ancient times. It has been built using the traditional stitching techniques instead of metal nails. So it is a joint initiative of the Indian Navy, Ministry of Culture, and Hodi Innovations. Okay. So, Condinia was a legendary Indian mariner who sailed to Southeast Asia about 2000 years ago. So, the next topic is Shakti Scholars Young's Research Fellowship. This topic is important for your social issues. So, National Commission for Women launched the Shakti Scholars Young Research Fellowship on women-centric policy issues. So, it's a 6-month month program aimed at supporting emerging scholars in researching women's issues in India. It will focus on women's safety and dignity, gender based violence, legal rights and access to justice, cyber safety, implementation of POSH framework. So, it's an initiative of National Commission for Women. So the next topic is directed energy weapons system. This topic is important for your security section. So recently Apollo Microsystems has secured DRDO's approval to get access to directed energy weapon systems technology from two DRDO entities. So this directed energy weapon system uses concentrated energy from electromagnetic or particle technology rather than kinetic energy. It uses high powered lasers to inflict damage on targets. It uses directed energy to heat up and or destroy or damage the target. It can target specific weak spots of enemy systems, motors, electronics, or wings, minimizing collateral damage. It engages with targets at the speed of light, eliminating fast moving threats in real time. It has a low operational cost, only requiring a continuous supply of electricity to work indefinitely. It is uniquely positioned to tackle swarm drones. It has diverse military applications also, and most probably it is used in unmanned aerial vehicles, missiles, and small vehicles, and it can also be used in all war fighting environments. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.